Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter Skeletal System and Nervous System, chapter number 7 of your science book. In the last lecture, I started with your nervous system and explained about the brain, parts of the brain, different type of nerves. अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको स्पाइनल कोड बता रही हूँ जो आपके नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, आपको मैंने बताया था नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है और आपकी सारी नर्व्स आ जाती हैं। तो नर्व्स और ब्रेन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब मैं आपको बता रही हूँ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कोड मैंने आपको बताया था कि आपके बैकबोन के अंदर आपकी स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उस बैकबोन के अंदर आपकी स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड है और वो स्पाइनल कोड बनी हुई है लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व से। ठीक है, इट इज़ थिक कोड लाइक बंडल ऑफ नर्व सेल्स प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल बट टफ बैकबोन। अब ये जो आपकी जो कोड है, स्पाइनल कोड है, जिसमें बंडल ऑफ नर्व सेल्स हैं, वो आपकी बैकबोन के अंदर प्रोटेक्टेड है। बैकबोन जो है आपकी फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है ना, नीचे झुक जाते हो, खड़े हो जाते हो, पीछे को मोड़ लेते हो, तो फ्लेक्सिबल है लेकिन टफ है। ठीक है, टफ बैकबोन है बट फ्लेक्सिबल इन नेचर है। उसके अंदर ही आपकी स्पाइनल कोड जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब स्पाइनल कोड का काम क्या होता है? मैसेजेस ट्रेवल अलोंग द स्पाइनल कोड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। The spinal cord connect the nerves to the brain like a connecting cable. देखो, मैसेजेस जो होते हैं वो सारी नर्व से स्पाइनल कोड पे आए और स्पाइनल कोड ने वो मैसेजेस दे दिए ब्रेन को। अब ब्रेन ने उसे इंटरप्रेट किया और ब्रेन ने मैसेज दे दिया स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड ने आगे नर्व्स को। तो इस तरह से आपका जो बीच का पार्ट है, ब्रेन से पीछे से जो है, बैकबोन की साइड से जो है, आपकी स्पाइनल कोड जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो मैसेजेस किसके अलोंग ट्रैवल करते हैं? स्पाइनल कोड के अलोंग ट्रैवल करते हैं। ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कोड को और स्पाइनल कोड से ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी को। ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी से मैसेज पहुंचा ब्रेन स्पाइनल कोड में और स्पाइनल कोड ने मैसेज दे दिया ब्रेन को। तो इस तरह से आपके मैसेजेस जो होते हैं टू एंड फ्रो होते हैं थ्रू द स्पाइनल कोड। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्स सेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स सेक्शन? सम बॉडी मूवमेंट टेक प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। अब कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जिसमें थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिना थिंकिंग के वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विच हैज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जिसमें हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी होता है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड द स्पाइनल कोड। और इसमें हमारी सिर्फ नर्व्स और स्पाइनल कोड ही इन्वॉल्व है, उसमें हमारे ब्रेन का कोई काम नहीं है। मैसेज जो होता है वो नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड पे जाता है और स्पाइनल कोड ही वापस मैसेज सेंड कर देता है, उसे ब्रेन तक जाने ही नहीं देता, खुद ही उसका कंक्लूजन निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसमें थिंकिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ब्रेन पे इंटरप्रिटेशन के लिए मैसेज जाना चाहिए, लेकिन जिस काम में इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है वो हमारे इवेंट जो होते हैं दे आर हैंडल्ड बाय स्पाइनल कोड। इसका एग्जाम्पल क्या है? योर माउथ गेट वाटर्ड एट द साइट ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। अब तुम्हें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, मम्मी के हाथ में देखी नहीं और भाग पड़ते हो लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मुंह में पानी आ गया। अब वो जो मुंह में पानी आया है उसमें ब्रेन की कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको किसने हैंडल कर लिया? उसको स्पाइनल कोड ने हैंडल कर लिया और मुँह में पानी आ गया। तो द माउथ गेट वाटर्ड एट द साइट ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट. This is an example of reflex action that is not handled by brain. That is a reflex action. It is only handled by the spinal cord, and you get the response.
इसी तरह से आप अब आगे देखो, एक और एग्जांपल देते हैं। Similarly, the actions such as moving your hand away from a thorn or needle take place without the message going to the brain. देखो, आप एक पौधे को पानी दे रहे हो या उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हो और गलती से आपका हाथ एक कांटे पे लग गया, ठीक है, थॉर्न पे लग गया, ठीक है। अब आपने फटाफट हाथ पीछे कर लिया, जैसे ही वो हल्का सा चुभा। अब इसमें ब्रेन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेन इतनी देर में इंटरप्रेट करेगा और मैसेज मसल को देगा, तब तक तो हाथ में कांटा चुभ गया होगा, तो वो काम नहीं करना ना हमने। तो क्या होगा, जो आपके रिसेप्टर्स ने लिया, आपके हैंड के रिसेप्टर ने लिया, वो मैसेज कर दिया आपके सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज गया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया और मसल को ऑर्डर कर दिया टू रिमूव द हैंड। उसने ब्रेन पर मैसेज डाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन पे मैसेज डालने का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। या इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है ना। आपने फटाफट क्या किया, ये देखो, आप स्लाइड के अंदर डायग्राम में देखो, आपकी फिंगर पे थोन लगा, द फिंगर टचेज द थोन, मैसेज इज सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व ने मैसेज डाला किसको? आपके स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मैसेज फटाफट सेंड किया, कहाँ पर? आपके हैंड के मसल्स को, टू रिमूव योर हैंड, कि अपना हाथ हटा लो, और आपने हाथ हटा दिया, ठीक है। तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा, और ब्रेन पे मैसेज जाने से पहले ही कंक्लूजन निकल गया कि टू रिमूव योर हैंड, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, एंड ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर हैंडल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट द ब्रेन। ओके, so the actions which are only handled by spinal cord are said to be reflex. The reflex action allows fast reaction. रिफ्लेक्स एक्शन को जल्दी फास्ट रिएक्शन की जरूरत होती है। एक्शन क्या है? तुमने थोन को हाथ लगाया। रिएक्शन क्या है? तुमने हाथ को हटा लिया। अब अगर रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन नहीं देगा तो कांटा हाथ में लग जाएगा। In reflex action, on touching the thorn or touching needle, the sensory nerves send a message to the spinal cord, and the spinal cord order hand to withdraw immediately. तो वही अभी जो मैंने बात 2-3 बार आपको बताई है, द सेम थिंग इज रिपीटेड, कि आपने थोन को हाथ लगाया, ये किसी नीडल पे गलती से आपका हाथ टच हो गया, तो आप फटाफट जो होता है वो मैसेज जो होता है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज नहीं करता है। स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज वापस आ जाता है हैंड के मसल्स को कि भाई अपना हाथ हटा लो, ठीक है, और हम अपना हाथ हटा लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा पेन ना हो। व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो सेंस ऑर्गन्स के बारे में। वी आर अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट गो अराउंड अस। वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ओनली or sense organs that our body has. We understand these things. We use specific sense organs. We have 5 sense organs that help us collect information from our surroundings. Our sense organs include eye, ear, nose, tongue and skin. देखो, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन है जो हमें ये अंडरस्टैंड कराते हैं कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। हम जो है वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बाय द सेंस ऑर्गन्स। अब ये सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हमें इन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक ऑर्गन है जिन्हें हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इनको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ यू सेंसेस द थिंग्स अराउंड अस बाय द हेल्प ऑफ सेंस। पहला है आपका आइज। आइज आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। वी सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आइज। वी हैव अ पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट विद इन आई सॉकेट ऑफ द स्कल. The eyelids and the eyelashes protect the eye from dirt and dust. The different parts of the eye work together and enable us to see the things around us.
देखो हमारी आईज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ये। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स देखते हैं, ये हम आंखों से ही तो देख रहे हैं ना। तो ऑल द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ आइज। अब हमारे पास दो आइज है, अ पेयर ऑफ आइज है, जो हमारे स्कल के अंदर, आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द स्कल, और स्कल के अंदर हमारे दो आई सॉकेट है जिसमें हमारी दो आईज है। अब हमारी आईलैशेस और आईलिड्स हेल्प करती हैं ताकि हमारी आँख के अंदर मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह, डर्ट वगैरह ना जाए और हमारी ब्यूटीफुल आईज, हमारी डेलिकेट आईज प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। अब द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई वर्क टुगेदर एंड एनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। अब ये जो हमारी आँख है ये हमें हेल्प करती है हमारे चारों ओर हमें देखने में, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने में। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं हमारी आई के, वो अलग अलग पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं और हमें कैसे एनेबल करते हैं टू सी द थिंग्स अराउंड अस, ये हम स्टडी करें। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड विद अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आँख का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई जो है उसमें एक थिन ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल थिन बिल्कुल पतली, ट्रांसपेरेंट, जो मतलब जैसे आप ग्लास देखते हो तो ग्लास के अंदर आपने कैंपा डाली है या आपने पानी डाला है, वो आपको क्लियर नज़र आता है ना क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ये जो थिनर लेयर है जो बिल्कुल नेचुरल मटेरियल की बनी हुई है, ये भी ट्रांसपेरेंट इन नेचर है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है। द कलर्ड सर्कल इन द आई इज द इरिस। अब जो हमारा कलर्ड सर्कल है हमारी आई के अंदर, एक गोला है, ठीक है, उस कलर्ड सर्कल को बोलते हैं इरिस। ठीक है। अब ये डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखोगे, समझोगे। इस डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है, लेबल करना है और एज ए होमवर्क सेंड करना है। ओके। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द इरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। अब बिल्कुल इरिस के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटी सा स्पॉट होता है। ठीक है। बॉल तो बड़ी है, उसके अंदर एक छोटा स्पॉट है, वो बोलते हैं प्यूपिल। लाइट जो होती है इसी छोटे से स्पॉट से ही एंटर करती है हमारी आँख के अंदर। ठीक है। अब इरिस तो बड़ा है, अभी डायग्राम में आपने देखा। ठीक है। और उसके अंदर जो एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट है वो इरिस है। ठीक है। इसी से लाइट एंटर कर रही है हमारी आँख के अंदर। अब इरिस जो है इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। साइज को कंट्रोल करने का मतलब है इसको छोटा या बड़ा करना। ठीक है। प्यूपिल का साइज छोटा भी हो सकता है, प्यूपिल का साइज बड़ा भी हो सकता है। इट मेक्स द प्यूपिल लार्जर और स्मॉलर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। अब प्यूपिल में ज़्यादा लाइट एंटर कर रही है या कम लाइट एंटर कर रही है, उस हिसाब से ये प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा कर देता है। ऐसे जैसे सपोज आप धूप में बाहर निकले, आप धूप में बाहर निकले हो तो धूप में तो बहुत सारी लाइट अवेलेबल है भाई, सन बिल्कुल डायरेक्ट रेज दे रहा है हमें, तो क्या करते हो, ये इरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा ताकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे और आपकी आँख जो होती है वो बाहर निकलने पर, धूप में निकलने के बाद कुछ देर बाद ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है। उसका रीज़न ही यही होता है, जब ज़्यादा लाइट एंटर कर रही होती है तो आपकी आँख अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन इरिस जैसे ही प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल कर लेता है आप कंफर्टेबल हो जाते हो। अब आप धूप से अंदर आते हो तो आपको अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि प्यूपिल का साइज़ तो छोटा हो रखा है, इरिस ने प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल थी बाहर। अब आप अंदर आए तो कम लाइट अवेलेबल है, तो इरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज़ को धीरे धीरे बढ़ाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखने लग जाएगा, पहले आपको क्लियर नहीं दिख रहा होता। तो अपनी आँख को कंफर्टेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि इरिस प्यूपिल के साइज़ को छोटा या बड़ा करने में टाइम लगाता है। ठीक है। तो जब ज़्यादा लाइट अवेलेबल होती है तो इरिस प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देता है, और जब कम लाइट अवेलेबल होती है तो इरिस प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा देता है ताकि जितनी लाइट मिल सकती है उसे मैक्सिमम मिल सके।
एक अंधेरे कमरे में चले जाओ, पहले दिखता ही नहीं है, फिर कुछ 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 दिखने लग जाती है चीज़ें। क्यों? क्योंकि प्यूपिल के साइज को एनलार्ज करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना पड़ता है, क्योंकि इतनी कम लाइट अवेलेबल है डार्क रूम के अंदर, तो जितनी कहीं से आ रही है वो पूरी की पूरी आँख में एंटर कर जाए और आपको कुछ दिख जाए। ठीक है, तो इस तरह से तो जो लेंस होता है प्यूपिल के पीछे लगा होता है लेंस, ठीक है, जो आपकी लाइट को फोकस करता है। आपका लेंस जो है वो लाइट को फोकस करता है। जो भी लाइट आपकी अलग अलग ऑब्जेक्ट से एंटर कर रही है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप देखते हो, डोर को देखते हो, विंडो को देखते हो, ठीक है, इस तरह से आप अपनी बुक को देखते हो, तो उससे जो लाइट आ रही है उसको फोकस कौन करेगा? आपका लेंस फोकस करेगा। कहाँ फोकस करेगा? स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आपकी आँख के अंदर एक स्क्रीन लगा हुआ है, जैसे आप कैमरे से फोटो खींचते हो, स्क्रीन लगा होता है ना, ऐसे ही आपकी आँख के अंदर एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसे बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो लाइट जो होती है वो प्यूपिल से जाती हुई लेंस में जाती है, और लेंस उस लाइट को फोकस करता है आपके आँख के स्क्रीन के ऊपर। वो स्क्रीन के ऊपर जब लाइट फोकस होती है तो लाइट रेज मीट होती हैं और आपकी इमेज बन जाती है उस ऑब्जेक्ट की जिसको आप देख रहे हो। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, उस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना, रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, पहले आपका इरिस है, इरिस के सेंटर में एक स्पॉट है जो प्यूपिल है, प्यूपिल लाइट को एंटर कराता है, इरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करता है कि कितनी लाइट अवेलेबल है। अब प्यूपिल के पीछे लेंस लगा हुआ है, लेंस लाइट रेज को मीट कराता है एक सिंगल पॉइंट पे ऑन द स्क्रीन ऑफ द आई विच इज नोन एज रेटिना। जहाँ पर वो लाइट रेज मीट कर जाती है स्क्रीन के ऊपर, उसी के ऊपर वहीं पर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आपकी आँख के अंदर नर्व सेल भी हैं। ठीक है, नर्व सेल जो होते हैं वो मैसेजिंग का काम करते हैं। ठीक, ये आपको अभी स्पाइनल जो आपका मैंने समझाया था पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में कि भाई आपकी अलग अलग टाइप की नर्व्स हैं। ठीक है, तो ऐसी नर्व सेल्स हैं आपके नर्वस सिस्टम में बताया था मैंने आपको नर्व सेल्स के बारे में। ठीक है, कि आपकी डिफरेंट टाइप की नर्व्स हैं इन द नर्वस सिस्टम, नॉट इन द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इन द नर्वस सिस्टम में आपको मैंने डिफरेंट नर्व्स के बारे में बताया था। तो ऐसे ही आपके नर्व्स मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, ऐसी नर्व्स आपकी प्रेजेंट है इन द आई। ठीक है, अब आँख के अंदर नर्व सेल्स हैं, ये जो आपकी आँख के रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी है, ठीक है, इस इमेज को नर्व सेल पिक करेंगे और आपकी एक स्पेशल नर्व होती है। ठीक है, आपकी आई के अंदर एक स्पेशल नर्व प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो होगी, ये जो आपका इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, उसको एक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व लेगी और नर्व्स के थ्रू उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी। ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा और आपको तब समझ आएगा कि मैंने क्या देखा, व्हाट आई हैव सीन। ठीक है, आई बात समझ। फर्स्ट दिस मैसेज, the image of the object which is formed on the retina of the eye get converted into electrical signal, and this electrical signal is picked by optic nerve of the eye and send this message to the brain, and the brain reads this message। इस मैसेज को रीड करेगा, इसको समझेगा और तब आपको समझ आएगा व्हाट यू हैव सीन, कि आपने क्या देखा। देखो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, आँख हमारी कैसे काम करती है, लेकिन बिना ब्रेन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखा तो आँख ने, लेकिन इंटरप्रेट फिर भी ब्रेन ने किया और समझाया भी ब्रेन ने कि हमने क्या देखा। तो आपका आज का लेक्चर यहीं तक है। यू हैव टू वेल प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम्स व्हाट आई हैव यू एक्सप्लेन। ठीक है, एंड इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके।